जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाय पॉलिटिकल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पठित गद्यांश के बारे में। सो इस यूनिट से कैसे आप पूरे के पूरे 10 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पठित गद्यांश, इस यूनिट को आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप जाएंगे अपने पीएचडी के फील्ड में, आप करेंगे रिसर्च, तो वहां पर आपको इस एबिलिटी की, इस योग्यता की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपना रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। और क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, बट आपको बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए आपकी जो रीडिंग हैबिट है, जो रीडिंग एबिलिटी है, वो फास्ट होनी चाहिए। और फास्ट के साथ साथ आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसे आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ भी पाए। ये सारी एबिलिटीज को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। तो इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए आपके यूजीसी एग्जाम में इस टॉपिक को, इस यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इस एबिलिटी को अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो आप ना केवल इस एग्जाम में बल्कि आगे आने वाले समय में भी आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है, जो आपका रीडिंग स्पीड है, उसे भी आप काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आरसी कितने टाइप्स की होती हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आपको एक गद्यांश दिया जाता है तो आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला है कि केंद्रीय विषय आधारित प्रश्न, मतलब कि जो आपका आरसी है उसका जो सेंट्रल थीम है, जो उसका केंद्रीय भाव है, वो क्या है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे हैं शीर्षक आधारित प्रश्न, मतलब कि जब आपने गद्यांश को पढ़ लिया तो उसके बाद आपको उसके लिए एक सुटेबल हेडिंग को आपको सजेस्ट करना होगा। तीसरी है शब्दावली या बयानबाजी प्रकार के प्रश्न, मतलब कि इसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा है आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कि आपको गद्यांश के अंतर्गत अगर कोई भी एक फैक्ट दिया हुआ है तो आप उससे क्या आउटपुट निकाल पा रहे हैं, क्या रिजल्ट बता पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। और ट्रू और फॉल्स, सही और गलत पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने में स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी परीक्षार्थियों को आरसी का क्वेश्चन दिया जाता है तो बहुत सारे जो ऑप्शंस है उनको लगभग सिमिलर रखा जाता है, ताकि हम क्या कर सके, परीक्षार्थी को भ्रमित कर सके। और इसके लिए कौन सी विधि की जाती है, तो इसके लिए सूचक शब्द विधि का उपयोग किया जाता है, और जिसे छात्र बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं। तो उसे, जब भी छात्र सूचक शब्द विधि का उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, पूरे पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, और फिर गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, टिक कर देते हैं। ऐसा होता है कि जब आपने एक आरसी को पढ़ा और आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन में अगर कोई एक वर्ड आया और उस वर्ड को उन्होंने केवल वहां पर देखा कि इस लाइन में है, वो इस क्वेश्चन के, इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना डायरेक्ट इस लाइन में जो कुछ भी लिखा है बस उसे सही मान करके ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे पैसेज को पढ़ना है, और फिर उसके जो मेन पॉइंट्स है उनको समझना है। फिर आप इस विधि का, इस सूचक शब्द विधि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती वो होती है वो ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समानार्थी प्रकार के विकल्पों से भ्रमित हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्दावली कौशल पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यूजीसी नेट और अन्य ऐसी परीक्षाएं देते हैं तो ये ज्यादातर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होती हैं, और यहाँ पर केवल आपको पेन और पेपर मिलेगा। बट आप जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको आप अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, उसको आप टिक नहीं कर पाओगे, जैसा कि आप ऑफलाइन में कर पाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर पर आरसी का अभ्यास करना होगा। जैसे अभी हम लोग इस पर एक, दो हमने एक्सरसाइज दिए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर
क्या होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं मुझे आपको बताना है कोई चीज, तो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। पर जब मैं भी एग्जाम दूंगा तो ये वहां पर मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको पहले से हैबिचुअल होना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो पैसेजेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। तो पहले हम इंग्लिश वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हिंदी का एक दूसरा पैसेज है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला काम, जब भी इस तरीके से आपके सामने पैसेज आए तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है पहले उसको डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप पहला काम आपका ये होगा कि आप क्वेश्चंस को रीड करिए। सबसे पहला काम ये होगा कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे बस, और वो भी जल्दी से। तो पहला क्या है, ट्रायल ऑफ पीके सेंगल शाहनवाज गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिंबलाइजेस। आपको ये कुछ नाम दिख रहे हैं, आपको फिर आगे बढ़ जाना है। दूसरा देखिए, द मेजोरिटी ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ट्रायल आउटसाइड द रेड फोर्ट एंड क्रिटिसाइजिंग जिन्ना। जिन्ना से रिलेटेड कोई बात है। तीसरा है, आईएनए प्रिजनर्स एट लाहौर इंडिकेट्स द सिंपैथी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो कुछ इंडियन सोल्जर्स आईएनए प्रिजनर से रिलेटेड बात हो रही है। इस तरीके से आपको ये जो वर्ड है इनको आपको सॉर्ट आउट कर लेना है। फिर दूसरा, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने बताई है और किसके लिए उसने ये एक्सप्रेस किया है। बस ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो हमने क्वेश्चंस देख लिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको पढ़ना है पैसेज। तो पैसेज के लिए जो तरीका यूज होता है उसे हम कहते हैं स्किमिंग। तो आपको यहाँ पर स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो भी आप लाइंस पढ़ रहे हैं आपको उसका एक कोर पता होना चाहिए, आपको उसकी एक फीलिंग पता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द डिसाइसिव शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी really came about under mass pressure in the autumn and winter of 1945 to 46, the months which Federal Moon, while editing Webber's journal, has perceptively described as the edge of a volcano। तो देखिए, हो सकता है कि आपको पेडेरल का मतलब नहीं पता हो सकता है कि आपको डिसाइसिव में प्रॉब्लम हो रही हो। तो किसी भी वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वहां पर रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्कीमिंग करना है, आपको इस लाइन का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या मिला। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ब्रिटिश पॉलिसी। तो हमें दिख रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसी क्या हुई, ये अंडर मास प्रेशर आ गई, इसमें आ गई, लोगों के दबाव में आ गई। और ये जो टाइम पीरियड था वो 45 टू 46 था। और एक जर्नल ने, एक न्यूज़पेपर ने इसे डिस्क्राइब किया था एज ऑफ अ वोल्केनो। तो मतलब कि ब्रिटिश पॉलिसी किसी वजह से मास प्रेशर के अंदर आ जाती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ऐसा इस लाइन का कहना है। बस आपने इसको पढ़ लिया, आपको इस वर्ड को लेकर के परेशान नहीं होना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, very foolishly the British initially decided to hold public trials of several hundreds of the 20,000 INA prisoners, as well as dismissing from service and detaining without trials no less than 7,000। तो देखिए, आपको केवल इसको पढ़ना है तेजी से। आपको ये नहीं कि आप एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको एक कोर क्या मिला इस लाइन का। इस कोर का ये लाइन मिला कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने 20,000 आईएनए प्रिजनर्स को पकड़ लिया था और उनके ऊपर पब्लिक ट्रायल्स चला रहे थे। देन अगली लाइन में क्या है, दे कंपाउंडेड द फॉली बाय होल्डिंग द फर्स्ट ट्रायल इन द रेड फोर्ट। आपको दिखा कि फर्स्ट ट्रायल इन्होंने रेड फोर्ट में किया दिल्ली में इन नवंबर 1945, एंड पुटिंग ऑन द डॉग टुगेदर अ हिंदू, अ मुस्लिम एंड अ सिख। और फिर यहाँ पर आपको नाम आए, पीके सहगल, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो अभी हम लोग ने देखा था कि हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 में इन नामों की चर्चा हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद दे रहा है, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एंड नेहरू अपीयर्ड फॉर द डिफेंस। तो भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू क्या होते हैं, वो डिफेंस में आते हैं। और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर लिया उनको उनके इस प्रोटेस्ट में। सभी तक में क्या समझ में आया कि ब्रिटिश पॉलिसी मास प्रेशर में आ जाती है। उसने क्या किया था, 20,000 आईएनए प्रिजनर्स पर एक ट्रायल चलाया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख प्रिजनर्स को लेकर के फर्स्ट ट्रायल होता है रेड कोर्ट में। और उनके फेवर में आते हैं भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू। और मुस्लिम लीग ने भी उनको ज्वाइन किया था। फिर 20 नवंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नोट किया, एडमिट किया दैट
there has seldom been a matter which has attracted so much Indian public interest, and it is safe to say sympathy. This particular brand of sympathy cuts across communal barriers. तो यहाँ पर आईबी ने अपने एक नोट में बस ये बताया कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, इसने एक तरीके से कम्युनल हार्मोनी को बढ़ाने का काम किया था। और एक जर्नलिस्ट थे बी शिवा राव विजिटिंग द रेड फोर्ट prisoners on the same day reported that there is not the slightest feeling among them of Hindu and Muslim, कि जितने भी लोग थे उनके बीच में हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी। और जो मेजोरिटी ऑफ मैन थे नाउ अवेटिंग ट्रायल इन द रेड फोर्ट इज मुस्लिम। और जितने भी आपके रेड फोर्ट के बाहर जो भी जनता थी वो ज्यादातर कैसी थी, मुस्लिम थी। और उसमें से बहुत सारे ऐसे थे, सम ऑफ दीज men आर बिटर दैट मिस्टर जिन्ना इज कीपिंग अलाइव अ कंट्रोवर्सी अबाउट पाकिस्तान। और वो जिन्ना को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा थे। So the British became extremely nervous about the INA spirit respect to the Indian army, and in January the Punjab governor reported that a Lahore reception for released INA prisoners had been attended by Indian soldiers in यूनिफॉर्म। तो इसके बाद फिर एक पंजाब गवर्नर के ने रिपोर्ट किया, जो लाहौर रिसेप्शन है उन्होंने आईएनए के जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया है, उन्हें रिलीज कर दिया है। तो ये आपका एक पूरा एक पैसेज था जिसे आपको, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो आपको अपनी हैबिट इस तरीके से बनानी है कि आपको कम से कम समय में 2 से 3 मिनट में आपको पूरा पैसेज रीड कर लेना है। और उसका एक आपको क्रक्स पता होना चाहिए कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे अगर इसकी आपको एक हेडिंग बोल दी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये आईएनए ट्रायल्स के ऊपर आपका एक पैसेज है। तो अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द ट्रायल ऑफ पीके सहगल, शाहनवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिंबलाइजेस। तो ये किस बात को सिंबलाइज करते हैं? पहला कम्युनल हार्मोनी, दूसरा थ्रेट टू ऑल रिलीजियस पर्सन, थर्ड है थ्रेट टू पर्संस फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, और फोर्थ है ब्रिटिश रिएक्शन अगेंस्ट द नेटिव्स। तो हम लोगों ने कोर में क्या पढ़ा था? आईबी की रिपोर्ट ये थी कि ये जो मैटर था इसने लोगों के बीच में जो कम्युनल बैरियर्स थे उनको उसने दूर कर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड है द मेजोरिटी ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ट्रायल आउटसाइड द रेड कोर्ट एंड क्रिटिसाइजिंग जिन्ना वर द। तो जिन्ना को क्रिटिसाइज कौन कर रहे थे? तो हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम्स जो है वो जिन्ना को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर थर्ड पे आते हैं द सिंपैथी ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म विद द रिलीज्ड आईएनए प्रिजनर्स एट लाहौर इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रैटर्निटी, second is rebellious nature of Indian soldiers, third simply to participate in the reception party। तो थर्ड तो नहीं होगा। सेकंड होगा rebellious nature of Indian soldiers, तो ये भी नहीं होगा। The sympathy of Indian soldiers in uniform with the released INA prisoners at Lahore indicates, नहीं। और नेक्स्ट होगा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रैटर्निटी, हम इसे कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिर there has seldom been a matter which has attracted so much Indian public interest, and it is safe to say sympathy। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी, ये कहाँ पर है? हाँ जी। सो आईवी का ये जो स्टेटमेंट था उसे यहाँ पर दिया हुआ है और कहा गया है कि हु सिंपैथाइजेस विथ whom एंड अगेंस्ट whom। तो जो मुस्लिम्स थे वो किसके साथ सिंपैथाइज थे, ये हमें बताना है। हिंदूज किसके अगेंस्ट सिंपैथाइज थे? पीके सहगल। सिख सिंपैथाइज थे गुरबख्श सिंह। क्या ऐसा है? नहीं। तो यहाँ पर हमें फोर्थ ऑप्शन दिखेगा कि इंडियन सिंपैथाइज विद द पर्संस हु वर टू बी ट्रायल्ड। यहाँ पर सिख, हिंदू और मुस्लिम का जो झगड़ा है वो यहाँ पर कोई ऐसी बात थी नहीं। मुस्लिम्स जो है वो हिंदू सिख सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख सभी के लिए, सभी एक दूसरे के लिए वहां पर क्या थे, खड़े थे। इस तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है, उसे समझ करके। उसमें आपको ये वर्ड्स में नहीं फंसना है कि मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आती है और आपको वहां पर जाकर के प्रेशर ले लेना है, ऐसा नहीं। आपको उस लाइन का एक क्रक्स समझ में आना चाहिए, एक मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने एक हिंदी वाले पैसेज पे कि हिंदी के पैसेज को जिन बच्चों, जो भी बच्चे डील करेंगे उन्हें किस तरीके से इसे करना चाहिए। इसे यहाँ पर दिया है, तो पहला काम आपको क्या करना है, पहले आपको पांचों क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की विशेषता। तो सामाजिक आंदोलनों की विशेषता की बात है
चिपको आंदोलन के स्थानीय ठेकेदारों का उद्देश्य क्या था? जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आशय था? चिपको आंदोलन कैसा आंदोलन था? और पर्यावरणीय जन संबंधी आंदोलन के जन्म के क्या कारण है? तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आपने क्वेश्चन देख लिए। अब आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसे 2 से 3 मिनट में स्कीमिंग के थ्रू, मतलब कि लाइंस को समझते हुए, उनके जो कोड मीनिंग है उसको समझते हुए आपको उसे जल्दी से रीड करना है। तो देखिए क्या है, भारत में जन आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकी संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। तब पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है, आगे बस पढ़ना है जल्दी से। इसने कई जन आंदोलनों को जन्म दिया। तो अभी तक में क्या समझ में आया कि बहुत सारे जन आंदोलन हुए हैं अलग अलग पर्यावरण संबंधी समस्याओं को लेकर के। 70 का दशक सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से बहुत सकल पूर्ण है। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में महाआख्यानों के बरस छोटे मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। तब इतना आपने पढ़ लिया तो आपको ये फीलिंग समझ में आ गई कि इसमें कोई नई बात नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि बहुत सारे जन आंदोलन हुए हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित थे और महिला आंदोलनों से संबंधित थे, चाहे वो महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्यवर्गीय आंदोलन या शांति आंदोलन। तो बहुत सारे आंदोलन होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर होते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो ग्लोबल स्तर पर होता है। तो पर्यावरणीय आंदोलन इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें बात होती है सन 1973 की। तो सन 1973 में एक सुबह शुरू हुआ जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। और वहां पर आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष ना काटे, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उसे चिपक गए। उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्हें विवश होकर वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और फिर पेड़ काटने की कोशिश की। तब 50 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका प्रतिरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्ग को रोक दिया। उनका कहना था कि यह जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगी। और यही इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति बनी, जिसकी अग्रिम पंक्ति की जो सैनिक थी वो महिलाएं थी, जिनका कार्य क्षेत्र घर के अंदर चौके चूल्हे तक सीमित माना जाता है, लेकिन वो वहां पर क्या थी, एक सिपाही की तरह अड़ी हुई थी। भारत में जंगल को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण विद्यमान। अब दो तरीके क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है। पहला है जीवनोत्पादक और दूसरा है जीवन विनाशक, जिसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जीवन उत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधनों की निरंतरता तथा उनमें नवीन संभावनाओं को स्वीकार करता है, ताकि भोजन और जल संसाधनों का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बना रहे। तो यहाँ पर क्या बताया गया अभी तक कि चिपको आंदोलन हुआ। उसके बाद बताया गया कि जंगल को लेकर दो तरीके के दृष्टिकोण हैं, एक है जीवन उत्पादक, एक है जीवन विनाशक। जीवन विनाशक से कारखाने और बाजार से बंधा हुआ है कि जंगल के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन अपने लाभ के लिए करना चाहता है। आंदोलन के आरंभिक दिनों बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी भरपूर सहयोग किया, क्योंकि उनके जो व्यावसायिक हित थे वो भी बाधित हो रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू कर दिया। तो जब स्त्रियों ने देखा तो उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। और वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि ये जो जंगल की लकड़ी है वो क्या है, वो मुनाफा देती है, इसलिए वो उन्हें काट रहे हैं। और जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वो जर्जर है और ठूंठ है। तो महिलाओं ने भी उन्हें समझाया कि दरअसल ये जंगल के नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पुराने और जर्जर पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। इस तरीके से जंगल के संबंध में जो महिलाओं की समझ थी उसने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो ये आपने पूरा एक पैसेज पढ़ लिया। इसका एक कोर क्रक्स अगर हम बात करें तो इसमें चिपको आंदोलन की बात की गई है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है। तो पहला कि अंतरराष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन, ऐसा नहीं है।
दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण, सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप, सामाजिक आंदोलनों में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने बात किया था कि दुनिया का इन आंदोलनों की ओर काफी ध्यान आकर्षित होता है, भले ये छोटे छोटे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी थी। फिर दूसरा है कि चिपको आंदोलन के स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्थानीय ठेकेदारों का मुख्य उद्देश्य था बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना। फिर तीसरा है कि जंगल हमारा मायका है, इसे गौरा देवी का क्या आशय था। तो पहला है कि जंगल हमें माँ के साथ जीवन यापक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देती है। दूसरा है जंगल में देवी आरण्यवाणी का वास था, ये ऐसा हमने पैसे से नहीं पता चल रहा है। तीसरा, जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था। और चौथा है गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल से क्या था, अटूट प्रेम था। तो अगर आप इसे देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपके पैसेज में क्या दिया था। उनका कहना था कि ये जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे क्या करेंगे, बचाएंगे। तो अगर हम इसे देखें तो आपको फर्स्ट वाला सही नहीं लग रहा है, ये भी नहीं है। और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था, मायका की बात हुई है। तो मायके की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक। तो जंगल हमारा मायका है, तो क्यों, क्योंकि जंगल हमें माँ की तरह जीवन यापक स्रोत जैसे ऑक्सीजन और बाकी सारी चीजें देती हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर बता सकते हैं। फिर चौथा है चिपको आंदोलन किस तरीके का आंदोलन था। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं से संबंधित बात हो रही है, बट ये कैसा आंदोलन था, ये एक पर्यावरणीय आंदोलन था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन था। अब पांचवा है पर्यावरणीय संबंध आंदोलन, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन की जन्म के क्या कारण है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के प्राप्त अवसरों की कमी, तो ऐसा तो नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से स्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि, मृदा का अपरदन और कृषि के लिए भूमि का कम होना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के कारण क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी था कि विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकी संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ा कर दी है। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। और हम लोगों ने अभी तक यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लगभग 10 यूनिट को कंप्लीटली कवर कर लिया है। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इन 10 यूनिट से, हमने उन सभी को अलग अलग वीडियोज में कवर किया है। तो अगर आपने सारे वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो उसे आज ही जा करके देख लीजिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।